हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब खैरियत से होगे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो लोग स्वीडन की सिटीज़नशिप या स्वीडन की शहरियत हासिल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो आज की वीडियो में बताऊँगा आपको कि कौन कौन से 4 कैटेगरीज़ के लोग हैं जो कि स्वीडन की सिटीज़नशिप या स्वीडन की जो शहरियत है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप लोग भी स्वीडन की शहरियत हासिल करना चाहते हो तो इसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और कौन से वो 4 किस्म के लोग हैं जो कि स्वीडन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आपको बताता चलूँ दोस्तों कि स्वीडन का जो पासपोर्ट है, स्वीडिश पासपोर्ट, ये दुनिया में बहुत ज़बरदस्त रैंकिंग के ऊपर है। आप ये समझ लें कि दुनिया के जो पहले टॉप के 8-9 पासपोर्ट हैं उनमें स्वीडन का पासपोर्ट आता है और ये दुनिया का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। स्वीडन के पासपोर्ट के ऊपर आप दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो स्वीडन के अपने बाशी हैं उनको भी स्वीडन बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिनमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन होती है और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें होती हैं जो स्वीडन उन लोगों को फ़राहम करता है जो कि जिनके पास स्वीडन की नेशनलिटी हो या स्वीडन की शहरियत हो। तो अगर आप लोग भी स्वीडन की नेशनलिटी या स्वीडन की शहरियत अख्तियार करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से वो 4 लोग हैं जो कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो कि इस कैटेगरी में लोग आते हैं वो लोग हैं जो कि स्वीडन में पैदा होते हैं बाय बर्थ। यानी कि अब फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ आता है स्वीडन में वो यहाँ आके शादी कर लेता है तो उनका जो बच्चा पैदा होगा वो ऑटोमेटिकली स्वीडिश नेशनल होगा या स्वीडन सिटीज़नशिप उसके पास होगी। और उसके बाद जो उनके पेरेंट्स हैं दोनों में से एक पेरेंट का होना ज़रूरी है कि वो स्वीडिश हो तभी बच्चा स्वीडिश होगा। लेकिन उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद जो दूसरा पार्टनर है वो भी अपनी शहरियत के लिए, अपनी सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको भी स्वीडन की सिटीज़नशिप मिल जाती है। दूसरे नंबर पर वो लोग जिनको अडॉप्ट किया जाए, यानी कि स्वीडिश कोई फैमिली और वो किसी को अडॉप्ट करना चाहती है किसी बच्चे को, यानी कि ऐसे बच्चे को जो कि स्वीडिश नेशनल ना हो, अगर उसको कोई फैमिली अडॉप्ट कर लेती है तो वो जो बच्चा होगा वो भी ऑटोमेटिकली स्वीडिश हो जाएगा। तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो स्वीडन में यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए और वो अपना टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट करते हैं। जो स्वीडन का पूरा टाइम पीरियड है कि आप 5 साल तक बाकायदगी से टैक्स दें स्वीडिश गवर्नमेंट को और उसके बाद आप स्वीडन की शहरियत या सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए अहल रहते हैं। तो ऐसे लोग जो वर्क वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आते हैं और वो अपना पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट करते हैं, तो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो लोग भी स्वीडन की शहरियत या स्वीडन की सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये हो गए तीसरे कैटेगरी के लोग जो कि यहाँ आते हैं काम की गर्ज से या पढ़ने की गर्ज से और ये यहाँ पर 5 साल लगातार टैक्स पे करते हैं, तो वो लोग भी स्वीडन की शहरियत अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चौथे नंबर पर फ्रेंड्स सबसे आखिरी वो लोग आते हैं जो स्वीडन में आके असाइलम या जिसको रिफ्यूजी स्टेटस भी कहा जाता है वो लगाते हैं और उनको भी यहाँ पे सिटीज़नशिप मिल जाती है। लेकिन इन लोगों के लिए अब मैं एक बुरी खबर ये सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि स्वीडन की जो गवर्नमेंट है, जो चौथे नंबर के लोग हैं जो रिफ्यूजी स्टेटस के ऊपर आके यहाँ पे सिटीज़नशिप या शहरियत हासिल करना चाहते हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि अब स्वीडन की गवर्नमेंट पूरी तरीके से सिस्टम को ख़त्म करने जा रही है, असाइलम वाले प्रोसेस को, क्योंकि स्वीडन की गवर्नमेंट कहती है कि अब नो मोर रिफ्यूजीज़, यानी कि वो नो मोर रिफ्यूजीज़ कहते हैं कि भैया उन्होंने अब अपने कंट्रीज़ में रिफ्यूजीज़ को वेलकम नहीं करना। जो बंदा भी आगे यहाँ पे रिफ्यूजी लगाएगा उसको पेपर बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो पहले तो अभी तक जो हमारे भाई आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, वो यहाँ आके रिफ्यूजी स्टेटस या असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी तक तो सिस्टम ठीक चल रहा था, अभी तक तो लोगों को पेपर मिल रहे हैं। लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का भी लॉ है, यानी कि हर कंट्री को रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये यूरोपीय यूनियन का लॉ है कि हर कंट्री के पास एक कोटा जाता है कि उतना कोटा उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, चाहे वो रिफ्यूजीज़ को वेलकम करे या ना करे। जर्मनी, हंगरी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारी कंट्रीज़ में जाके आप असाइलम अप्लाई कर सकते हो। हर कंट्री के पास कोटा होता है, लेकिन उस कोटे से जब तजावज़ कर जाती हैं फाइलें या केसेस तो फिर उन लोगों को वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन स्वीडन की गवर्नमेंट या यूरोप के जो बड़े ममालिक हैं अभी इस वक्त वो बहुत खुशी से वेलकम नहीं कर रहे असाइलम वाले लोगों को। तो असाइलम वाले लोगों के लिए हो सकता है फ्यूचर में दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए। लेकिन बाकी जो 3 कैटेगरीज़ के लोग हैं जो कि यहाँ पे आके आते हैं और उनका कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर वो लोग जो कि कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं कोई स्वीडिश फैमिली किसी कोई बाहर से, आउट ऑफ स्वीडन से, तो वो जो बच्चा होगा वो भी ऑटोमेटिकली स्वीडन शहरी हो जाएगा। या फिर वो लोग जो कि यहाँ पे आके काम करते हैं और 5 साल तक अपना टैक्स पे करते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें एक कैटेगरी और भी आ जाती है और वो लोग के जो आके यहाँ पे किसी स्वीडन नेशनल से शादी करते हैं, उनको कोई बच्चा हो तो वो इजीली सिटीज़नशिप अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन अगर बच्चा ना भी हो तो शादी के 3 साल के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीज़नशिप। और इन 3 साल में ज़रूरी ये होगा कि आपने ये प्रूव करवाना है कि शादी के 2 साल तक आप एक साथ रहे हो।
तीनों में से कोई एक साल आप बेशक साथ ना रहे हो, लेकिन 3 में से 2 साल आपने ये प्रूव कराना है कि आप दोनों में भी सेम अकोमोडेशन में सेम अपार्टमेंट के अंदर रहे हो। सर आपका जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। तो 2 साल तक आपका स्वीडिश पार्टनर के साथ रहना ज़रूरी है, ताकि आप लोग स्वीडन की सिटीज़नशिप या स्वीडन की शहरियत अप्लाई कर पाओ। जब आप स्वीडन की शहरियत या स्वीडन की सिटीज़नशिप अप्लाई करते हो तो उसके लिए एक क्राइटेरिया ये भी रहता है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी रहती है फ्रेंड्स। आप जिस कंट्री के लिए भी अप्लाई करोगे शहरियत या सिटीज़नशिप, वो स्वीडन हो, फिनलैंड हो, जर्मनी या यूरोप का कोई भी मुल्क, तो बग़ैर लैंग्वेज टेस्ट के आप लोग सिटीज़नशिप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कोई बच्चा हो जाता है यूरोप के अंदर जो कि उस कंट्री का नेशनल हो, तो फिर आपके लिए लैंग्वेज का टेस्ट माफ़ हो जाता है। तो ये थी अभी तक की इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कि स्वीडन में आके स्वीडन की शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी स्वीडन की सिटीज़नशिप अप्लाई करना चाहते हो और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय।